Hello dear students, today we are going to discuss one more application of Gauss law. So far we have calculated electric field intensity due to uniformly charged infinite long wire, and after that we calculated electric field intensity due to uniformly charged conducting sheet and non-conducting sheet. Okay, and today we are going to study how can we find out the electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or conducting sphere. I would like to tell you one thing, देखिए कई बार ये spherical shell होता है, shell means इनसाइड इट इज होलो, अंदर से खोखला होता है और एक स्पेरिकल शेल बनी हुई है, उसको अपन चार्ज दे दें तो वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको अगर कोई पॉइंट पी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट पी, तो वो अपन गॉस लॉ को अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे, या फिर आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपका नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। बेसिक जो डिफरेंस है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में वो अपन डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे जब अपन नॉन कंडक्टिंग का डेरिवेशन करेंगे। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, जब भी आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा हो तो कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है उसको जब भी अपन चार्ज देते हैं, सपोज दिस इज माय कंडक्टिंग स्फीयर एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर, इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू दिस conducting sphere then charge is uniformly distributed over its surface। जो चार्ज होगा ये अंदर से बिल्कुल ये आपका, हाँ इसके अंदर ये मटेरियल है, होलो नहीं है, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है, ये इसके आपके, और मान लीजिए कंडक्ट आपका जो स्पेरिकल शेल है उस स्पेरिकल शेल में अंदर से वैसे ही होलो होगा और जो आपका चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे ही रहेगा। तो ये दोनों आपका केस जो डिस्कस होते हैं, चाहे स्पेरिकल शेल हो या फिर आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन दोनों ही केसेस में जो आपका चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे स्टे करता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इफ आई हैव अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड इफ आई गिव चार्ज टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देन दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एंटायर वॉल्यूम, उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ये आपका अगर आर रेडियस का ये नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान में रखने का। अपन डेरिवेशन जो करने वाले हैं, एक आपका जो स्पेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों सेम केस हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों ही केसेस में, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो चार्ज की पोजीशन है वो आपके सरफेस पे सेम है। नॉन कंडक्टिंग को अपन जब चार्ज देते हैं तो पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग है और ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर का केस है। तो कंडक्टिंग स्फीयर भी कई बार ये डेरिवेशन के अंदर पूछा जाता है, तो कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर आपकी स्पेरिकल शेल हो, दोनों ही केसेस जो है वो सेम तरीके से डील होंगे। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो उसका डेरिवेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एंटायर वॉल्यूम। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस how can we find out the electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or conducting sphere। डेरिवेशन गॉस लॉ को जब भी अपन यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन अपना एक फिगर बना लेते हैं कि अपने पास जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसको अज्यूम करते हैं। तो लेट अस अज्यूम अ कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर को मैं अज्यूम कर रहा हूं, दिस इज माय कंडक्टिंग sphere and its radius is capital R and Q charge is given to this conducting sphere which is uniformly distributed over its surface। इसके सरफेस पे अपन ने इसको कितना चार्ज दिया है भैया, Q चार्ज। तो ये स्टार्टिंग के अंदर ये डिस्क्रिप्शन अपन लिख लेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन अपन पहले लिखेंगे। लेट अस अज्यूम अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड लेट अस अज्यूम दैट प्लस Q चार्ज इज गिवन टू दिस स्फीयर व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। अब आपको करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट, देखिए ये आपका इसका रेडियस एट अ पॉइंट P which is located at a distance small r from center of sphere। हमको इस P पॉइंट पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, which is located at a distance small r from the center of this
स्फीयर। देखिए इस केस में अपन 3 टाइप के केस डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है ये आपका आउटसाइड, इस स्फीयर के आउटसाइड अगर लोकेटेड है तो उस केस में सीधी सी बात है कि आर की जो वैल्यू होगी वो इसके कैपिटल आर से ज्यादा होगी, रेडियस से ज्यादा, तभी पॉइंट आपका पी आउटसाइड है। ये आपका फर्स्ट केस आपको डिस्कस करना है, व्हेन पी इज लोकेटेड आउटसाइड। ओके, दूसरा जो केस अपन डिस्कस करेंगे जब आपका पॉइंट पी सरफेस पे लोकेटेड है, उस केस में स्मॉल आर एंड कैपिटल आर वुड बी इक्वल। और तीसरा केस आपका जो है अंदर की तरफ पॉइंट अगर कहीं पी, देखिए पी जो है उस स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ओके, तो अगर पॉइंट अंदर की तरफ है तो आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से कम होगी। तो इस केस को अपने को डिस्कस करना है। अब देखिए ये जो डेरिवेशन है ये आपका सबसे पहले अपन डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में आपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। 2 स्टेप है जो लास्ट टाइम वही किया। सबसे पहला काम, गॉस लॉ के 5 एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ को अप्लाई करके ही फाइंड आउट करेंगे। और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, क्लोज्ड सरफेस, जिसके लिए अपन क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। और वो क्लोज्ड सरफेस इस टाइप से चूज करनी है कि जो ये पॉइंट P है उस क्लोज्ड सरफेस पे ही आ जाए। This point P such that we have to assume the closed surface which is also called as Gaussian surface, जिसके लिए for which we apply the Gauss law. तो we have to assume the Gaussian surface in such a way that this point P lies on the Gaussian surface, और एक symmetrical है। तो इसके लिए अपन जो है एक symmetrical way के अंदर एक spherical Gaussian surface को assume कर सकते हैं। देखिए spherical Gaussian surface ये आपका जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ये आपका spherical Gaussian surface। तो यहां से अपन ये लिख भी देंगे फिर बाद में कि लेट अस अज्यूम अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस small r such that point P lies on this Gaussian surface, and now we will apply the Gauss law for this closed Gaussian surface। इस closed Gaussian surface की किसी पॉइंट अगर यहाँ पे P पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी, ये E की डायरेक्शन है। और इसके किसी पॉइंट पे अगर अपन एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ds वेक्टर की हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड्स इस डायरेक्शन में रहेगी। तो ये आपने E और ds की डायरेक्शन को इस गॉसियन सरफेस पे शो कर दिया है। अब अपन गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे, अज्यूमिंग spherical Gaussian surface having radius capital R and such that point P lies on its surface। अब अपन इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो applying Gauss law for closed Gaussian surface, Gaussian surface के लिए यहाँ पे अपन गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर समीशन Q इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर का चार्ज वही होगा जो इस स्फीयर पे है, और इस स्फीयर को अपन ने कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है। तो इन दिस केस एनक्लोज्ड चार्ज वुड बी इक्वल टू Q। सिंस समीशन Q is equal to Q, therefore we can write close integration E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, E dot ds की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। E dot ds इस आपका गॉसियन सरफेस, लास्ट टाइम हमारे पास सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस अज्यूम की थी उसको अपन ने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, S1 S2, 2 आपकी सर्कुलर और एक आपकी कर्व्ड वाली। लेकिन ये पूरी की पूरी जो गॉसियन सरफेस है वो आपकी स्फेरिकल है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, तो इसके लिए अगर कोई भी अगर पॉइंट देखोगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, E की डायरेक्शन, और इसके लिए यहाँ पे एरिया जो एलिमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। यहाँ से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें किसी भी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जो आपकी ये E की डायरेक्शन होगी और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के लिए E और ds के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में होगी किसी भी पॉइंट पे। तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds वुड बी इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन दिस इज E ds cos 0, सिंस E and ds are in same direction for Gaussian surface,
फॉर गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए ई और डी एस किसी भी सारे इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के लिए ई और डी एस सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन आगे कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वुड बी इक्वल टू, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, और ई की जो वैल्यू होगी, देखिए ये सारे के सारे पॉइंट इस सेंटर से या इस स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ई वुड बी कांस्टेंट सिंस E is constant for all points on Gaussian surface। किसी Gaussian surface पे कोई भी पॉइंट ले लो तो आपकी उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस सेंटर से सेम रहेगी, इसलिए E की वैल्यू सारे पॉइंट पे सेम रहेगी। कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन Gaussian surface, और देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, ई कांस्टेंट होने की वजह से इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया, एंड क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन डी एस का मतलब हुआ कि इस गॉसियन जो आपकी सरफेस है इसके सारे के सारे एरिया एलिमेंट को, अगर मैं उसके एरिया एलिमेंट को सम कर लूं तो इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। और सरफेस एरिया देखिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो since close integration ds is equal to, this is 4 pi r square, so we can write close integration E dot ds is equal to E into 4 pi r square। ठीक, ये जो वैल्यू अपन ने क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds की कैलकुलेट की है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 we will have E into 4 pi r square, इसकी जगह आपके E into 4 pi r square, this is equal to Q upon epsilon naught, और E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, and 1 upon 4 pi epsilon naught that can be written as K, और E is equal to K Q upon r square। एंड वेक्टर फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें कि ये OP की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर अगर r कैप है, तो उस कंडीशन में अपन ये लिख सकते हैं कि वेक्टर वुड ई वुड बी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अपने पास यहाँ पे एक सिंपल सा एक रिलेशन, जब पॉइंट मेरा आउटसाइड लोकेटेड है। अब अगर पॉइंट यहाँ पी पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड होता, कहाँ पे, सरफेस पे इस कंडक्टिंग स्फीयर की, तो उस केस में स्मॉल आर वुड बी इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो उसको केस नंबर अपन सेकंड लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ये लास्ट सारे के सारे डेरिवेशन में ये एक इक्वेशन है, उसको आपको यहाँ पे इस एक ही इक्वेशन को ध्यान में रखना है अप्लाई करके। और अपन अब केस नंबर अपन सेकंड ले लेते हैं। मेरे ख्याल से इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। केस नंबर सेकंड, फर्स्ट केस के लिए हमने कैलकुलेट कर ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वही आई है जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। तो इसको अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई दिस कैन बी अज्यूम दैट एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ये भी अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो केस नंबर सेकंड, व्हेन पॉइंट पी is located on the surface of sphere, in that case small r is equal to capital R, और E की जो सेम जो वैल्यू है, E is equal to के क्यू, स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R पुट करना है, तो ये E की जो वैल्यू होगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। ये आपका सेकेंड केस ले लिया, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड, तीन अलग अलग सिचुएशन में आपको पॉइंट P इज लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर के अंदर की तरफ लोकेटेड है। तो उस केस में डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये मेरा स्फीयर है, दिस इज माय स्फीयर यूनिफॉर्म विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये आपका एक स्फीयर है जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। ये इसका सेंटर है O, ये इसकी रेडियस R, और मेरा जो पॉइंट है वो आपका दिस इज कैपिटल R। पॉइंट P यहाँ पे लोकेटेड है, ओके, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक, इस केस में। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पॉइंट P की लोकेशन है। अब आपको गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है, और गॉसियन सरफेस हमेशा इसी टाइप से अज्यूम करते हैं कि पॉइंट P उस सरफेस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करें। तो यहाँ से गॉसियन सरफेस देखिए इस टाइप से ये अज्यूम कर लिया अपन ने, ये गॉसियन सरफेस ये हो गया, ठीक, ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखना, दिस इज गॉसियन सरफेस। और इसी सरफेस के लिए
आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। इसके लिए अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर अपन देखें कि ये समीशन क्यू मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये देखिए ये जो अपन गॉसियन सरफेस से चार्ज कितना एनक्लोज्ड है ध्यान रखना, ये गॉसियन सरफेस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज इससे सारा बाहर है, तो इससे एनक्लोज्ड जो चार्ज होगा गॉसियन सरफेस से वो जीरो होगा, समीशन क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या आ रही है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है, ई डॉट डी एस की वैल्यू जीरो आ रही है। आपका यहां से अगर करें कि भाई प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आपका जो है वो जीरो आ रहा है, तो जीरो आपका किस केस में हो सकता है, जब ई और डी एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर अपन देखें कि भाई ई और डी एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है नहीं, ds की जो वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन ds जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा इस केस में, और E इज इक्वल टू जीरो, यानी यहां पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। ये अपन ने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये आपके 3 केस है जो हमने डिस्कस किए हैं। और कई बार ये होता है कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखनी होती है, जैसे फर्स्ट ये तो जीरो आ गया सरफेस पे, ये आपका हो गया, और अंदर की तरफ अपने पास जो एक्सप्रेशन आई थी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कई बार आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके लिए क्या होगी, सिग्मा क्यू अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो कई बार आप उसके फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यू की जो वैल्यू है वो सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आपका होएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ, ई की वैल्यू आएगी के, और क्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और के को भी आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर से, यहाँ से आपका आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और ई की जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आप यहाँ पे, ये सेम वैल्यू आई है जो आपने किसी ये फाइंड आउट किया था नॉन कंडक्टिंग, जो आपकी कंडक्टिंग जो थी उसके लिए कंडक्टिंग के केस, नॉन कंडक्टिंग के केस में अपने फाइंड आउट किया था। और तो यहाँ से आपका ये डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गया, और इसके बाद में अपने को इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होता है। कई बार ग्राफ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ग्राफ प्लॉट किस टाइप से करिएगा, देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें, ये अप टू यहाँ तक, अंदर यहाँ तक तो आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो जीरो है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम होगी जो सरफेस है, सरफेस पे कितना है, ये के क्यू अपॉन 4 पाई आर, ये ई वर्सेस आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिख देते हैं, इधर जो है आर ग्रेटर देन, और इस केस में यहाँ तक अप टू आर लेस। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, ई आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल है, तो आगे का जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ये यहाँ पे आएगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो वेरिएशन है इस तरफ भी अपन इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि अप टू यहाँ तक तो कुछ होगा नहीं, और इसके बाद में जो है वो वैल्यू वो होगी, वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगी। तो ये आपका इस टाइप का जो ग्राफ है अंदर की तरफ जो होगा वो आपका यहाँ पे पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट आर यहाँ ले लीजिए, ये आर ये ले लीजिए, दिस इज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये यहाँ से सारे पॉइंट बाहर ही हो गए, जस्ट ए मिनट, ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो आर इज ग्रेटर देन आर, यहाँ के बाद में आप इस टाइप से शो कीजिए, ये अंदर वाला पोर्शन होगा, ये एक्चुअली इसके सिमिलर करना है, ये कैपिटल आर ये है ना, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसके बाद में ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपको कर्व इस टाइप से प्लॉट करना है, अंदर की तरफ जीरो है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपका ये सरफेस पे इतना आ रहा है, इसके बाद में इस टाइप से वेरी कर रहा है। तो ये आपका कर्व जो है वो ध्यान में रखना है। तो एक कर्व और एक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टाइम में अपन जो है नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके।